हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस राजन शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स का, जो नोटिफिकेशन आया था 27 अक्टूबर में। हालांकि अभी टाइम इसको हो चुका है, अक्टूबर का नोटिफिकेशन था, मैं दिसंबर में उस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस थे, या चेंजेस इन द सेंस कि बहुत सारे अभी एम्बिग्विटी थी लोगों के दिमाग में। तो अभी आईसीएसआई का सेमिनार भी हुआ था, तो वो सुनने के बाद में मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में एक कंक्लूसिव जो चीज़ निकल के आ रही है मार्केट में, जो इन्फॉर्मेशन है अभी जिस हिसाब से काम हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से एम्बिग्विटी में चल रही है उसके रिगार्डिंग में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अपने जितने भी दोस्त हैं या अपने जितने कलीग्स हैं उनमें शेयर करना, क्योंकि ये इस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंस आपके कॉर्पोरेट लाइफ में या आपके फर्म में अगर आप हैं तो उसके केस में भी आने वाला है। तो रूल्स क्या हैं? जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेकंड अमेंडमेंट रूल्स आए 2023 में हमारे अक्टूबर में। तो मैंने इसको क्या किया कि दो एरिया में डिवाइड कर दिया कि एक पब्लिक कंपनी के केस में हमारा क्या रहेगा और एक प्राइवेट कंपनी के केस में हमारे साथ क्या रहेगा। तो बेसिकली मुद्दा क्या है कि मतलब किस चीज़ पे नोटिफिकेशन आया, तो उसका मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि डीमैट में आपको सिक्योरिटीज़ करवानी है। अगर पब्लिक के केस में पहले था कि आप पहले नोटिफिकेशन आ चुका है बहुत टाइम पहले ही कि आपको जितने भी शेयर्स हैं आपके डीमैट में रखने हैं, आपको अलॉट अगर करना है तो वो डीमैट में होगा, आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो भी डीमैट में होंगे। पर प्राइवेट के केस में अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं थी, कि कुछ कंपनियां अपने पर्पस से करवा रही थी, कुछ कंपनियां अभी भी फिजिकल सिक्योरिटीज़ में डील कर रही हैं। तो पब्लिक कंपनी के केस में अगर मैं बात करता हूँ, पब्लिक में ये है कि इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि शेयर वारंट के केस में, क्योंकि जो हमारे शेयर्स थे वो पहले से डीमैट में हो चुके हैं, बचा था जो सिर्फ था वो शेयर वारंट्स थे। तो इन्होंने ये बोला है नोटिफिकेशन में कि भाई कंपनी डिटेल्स देगी 3 महीने के अंदर में, जब से ये नोटिफिकेशन आया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग में? शेयर वारंट के रिगार्डिंग में। और कौन से शेयर वारंट? जो हमारे 2013 से पहले के वारंट्स थे। मान लीजिए 2013 से पहले जितने भी हमने शेयर वारंट इशू किए थे और अभी तक उनकी एक्सपायरी नहीं हुए, मान इन रनिंग स्टेटस अगर वो हैं, कन्वर्ट नहीं हुए हैं शेयर में, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर में। आपको इन द सेंस कंपनी को 3 मंथ्स के अंदर आप दोगे। 27 अक्टूबर से 3 मंथ्स आप काउंट कर लीजिए। और फॉर्म जो मैंशनड हुआ है वो है PAS 7। तो ये है हमारा एक क्राइटेरिया कि शेयर वारंट्स जो 2013 से पहले आए थे पर अभी तक वो कन्वर्जन में नहीं गए हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको 3 महीने के अंदर देनी है। फिर एक क्राइटेरिया ये आता है कि अगर सर डीमैट का क्या लॉजिक है इसमें, कि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया उसके बाद क्या? तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, अब इस चीज़ पे भी हम आते हैं, आपको डीमैट में करवाने हैं। कौन करवाएगा? जनरली प्रोसीजर रहता है, जो इंडिविजुअल जिसका शेयर वारंट है तो वो 6 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन की डेट से कंपनी को अपने शेयर वारंट दे देगा कि भैया ये लो और आप जाके इस हमारा डीमैट में इसको कन्वर्जन कर दो। तो ये एप्लीकेशन आएगी कंपनी के पास में। तो कंपनी PAS 8 फॉर्म है जो आपको वेबसाइट में शो करना पड़ेगा कंपनी की, और एक न्यूज़पेपर में जो भी आपका कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का हो, बेसिकली एक ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में सर्कुलेट होता हो सबसे ज़्यादा उसमें, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। टाइम लिमिट है 6 महीने की डीमेट करने की। जो अगर मान लीजिए मैं बेयरर हूँ, मेरे पे शेयर वारंट पड़े, तो मैं अपने कंपनी को भेज दूंगा, जिस भी कंपनी में मैंने ले रखे हैं शेयर और कन्वर्जन नहीं हुआ, तो उनको मैं बोलूँगा कि भाई आप इन सबको डीमेट में कन्वर्ट करवा दीजिए, ताकि जो हमारा लॉ है वो फॉलो हो सके। और बहुत लोगों के पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन या मेल भी आ चुकी हैं, जो मेल जिनकी पहले से सबमिट थी, या जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटर में भी कंपनी ने भेजने शुरू कर दिए थे। इसके बाद एक सवाल आता है कि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं है, शेयर वारंट ले रखे थे नहीं ले रखे थे, गुम हो चुके हैं, फट चुके हैं, जिनको याद ही नहीं है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी? मान लीजिए हमारे पास 6 महीने का टाइम था, 6 महीने में हमने 100 वारंट अगर कंपनी ने इशू कर रखे थे, 50 के एप्लीकेशन कंपनी पे आ गई, 50 के एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं है, तो देन आप क्या करेंगे
इसमें ऑप्शन ये दिया है कि भाई कंपनी को खुद को अपना करवाना पड़ेगा डीमैट में, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे आईपीएफ फंड में। तो ये जो प्रोसेस है वो है पब्लिक कंपनी के केस में। पहले आपको जो दोबारा से हम बताए थे कि 3 महीने का टाइम है पैस 7 के लिए, 6 मंथ का टाइम है पैस 8 और आपका न्यूज़पेपर के लिए। देन अगर उसके बाद भी नहीं है तो आपको आईपीएफ में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये पब्लिक का केस हो जाता है यहीं पे ख़त्म। पब्लिक के केस में इतनी ही रिक्वायरमेंट है, बाकी क्योंकि पहले से आगे चलती आ रही हैं शेयर्स के केस में। तो फिर आता है मैटर प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी अभी अराइज हुई है। अभी इन लोगों ने ऐसा करा है कि भाई जो स्मॉल कंपनी नहीं है उनको एग्जम्पशन दे रखी है, मतलब जो स्मॉल कंपनी है उनको ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसा है। और स्मॉल कंपनी हम किस डेट से काउंट करेंगे, तो उसके लिए बोला गया है कि भाई 31 मार्च 2023 का जो है वहाँ की डेट पे अगर आप स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करने की। अगर आप नहीं होते हैं स्मॉल कंपनी से, अगर आप एक्सीड कर चुके हैं 31 मार्च के वैल्यूएशन के हिसाब से 2023 के हिसाब से, न कि 2024 के हिसाब से, सिर्फ 2023 के हिसाब से, तो आपको उस बेसिस पे चेक करना है कि आपकी कंपनी फॉल करती है नहीं करती है। अगर इन केस अगर आप फॉल कर रहे हो उस केस के अंदर में, तो आपको डीमैट में अपनी कंपनी के शेयर करवाने पड़ेंगे, वो भी सारे, कोई आपको एग्जम्पशन नहीं है। फिर सवाल आता है कि सर इतनी जल्दी हम कैसे करवाएं, या कितनी टाइम लिमिट है कि हमने कितनी टाइम लिमिट में ये सब चीज़ें करनी है। तो क्या होगा उस केस में, ये है कि आपको 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है। आपको 31 मार्च 2023 से 18 मंथ अगर हम काउंट करें तो 30 सितंबर 2024 तक का टाइम है, मतलब अगली एजीएम तक का। उस टाइम तक आप अपने सारे डीमेट में करवा सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमें इन बिटवीन कभी करवाना पड़ जाए, कि मान लीजिए 27 को हमारा एप्लीकेबिलिटी अराइज हुई है, 27 को ये नोटिफिकेशन आया है अक्टूबर में, और मेरा 30 को या नवंबर में इन प्रोसेस है जहाँ पे मैं शेयर इशू करने वाला हूँ, या राइट इशू मेरा आने वाला है, या बोनस इशू आने वाला है, या प्राइवेट प्लेसमेंट का मैं ऑफर लेटर निकाल चुका हूँ। देन उस केस में क्या होगा। तो जो एम्बिग्यूटी थी, जो मैं पहले बात कर रहा था स्टार्टिंग में वीडियो के, वो सिर्फ इसी पॉइंट पे थी। क्योंकि आईसीएसआई का जो अभी वेबिनार हुआ था उसमें भी ये मेंशन किया गया कि अगर आपको फ्यूचर में लेके आना है, आपको पता है कि लेके आना है राइट इशू या वट, तो आपको पहले से डीमेट करवा के रखना पड़ेगा। तो सवाल यह था कि कंपनी के केस में कि भाई हम कैसे बता दें, हम कैसे उस चीज़ को कन्वर्ट कर लें कि मान लीजिए चीज़ अभी जो इन बिटवीन चल रही है तो वो तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, मतलब हमें दोबारा बोर्ड मीटिंग दिखानी पड़ेगी। जो पहले पास हो रखे हम उसका क्या करें, रेजोल्यूशन जो हमारे पास हो चुके हैं, अगर सेकंड अलॉटमेंट का टाइम है, हमारे पे एप्लीकेशन आ चुकी है, तो हाउ वी डू इन डीमेट नाउ। तो इसमें साफ साफ जो पॉइंट है लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल। तो आफ्टर द डेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रूल का मतलब ये निकल के आता है कि जिस दिन के जब आपका डेट मेंशन किया है, जब आप पे एप्लीकेबिलिटी अराइज होती है, उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो ये मैटर है। मतलब 30 सितंबर 2024 के बाद ही यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ रही है, उसके बीच में तो आपको प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है एक तरह से कि आपको इन बिटवीन इसमें करवाना है। अगर आप पे एप्लीकेबिलिटी अराइज होगा तो वो 24 में होगा। तो बीच में अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप फिजिकल में कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक पॉइंट था। अभी भी कई लोग इसमें अलग राय रखते हैं, पर विनोद कोठारी जी का भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी मेंशन यही किया गया है कि भाई आपका इन बिटवीन अगर आप कर रहे हो तो आप फिजिकल में कर सकते हो, क्योंकि आपकी एप्लीकेबिलिटी अराइज होती है नवंबर में जाके, सितंबर में जाके 2024 में। उसके बाद अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपका फिजिकल में किसी भी हालत में नहीं हो सकता, आपको डीमेट में करवाना ही पड़ेगा, अनलेस वो वैलिड ही काउंट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही था। और इसमें क्या क्या काउंट होगा, आपका राइट इशू है, बोनस इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, आप इन केस ट्रांसफ़र भी कर रहे हो तो उस केस में भी यही अराइज हो, यही लायबिलिटी आप पे रहेगी कि अगर आप बीच में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप फिजिकल में कर सकते हो। और अभी ऐसा केस हुआ भी था कि हमारे एक फ्रेंड की कंपनी में कि उन्होंने अभी ट्रांसफ़र इन प्रोसेस चल रहा था और FCTRS भी उनका फाइल हुआ था और RBI से भी उस चीज़ में अप्रूवल आ चुकी है।
तो मुझे नहीं लगता कि इस केस से मतलब ये डीमेट वाला इशू कुछ ऐसा जो हमारे वेबिनार में हुआ था बात, तो वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। तो बेसिकली जो लाइंस लिखा हुआ उसका मतलब यही है कि जब आप एप्लीकेबल हों उसके बाद से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो उससे पहले आपको ये चीज़ें करनी है। तो प्राइवेट कंपनी का मैटर सारा सिर्फ इतना ही है। इन कंक्लूजन अगर बात करें तो 30 सितंबर 2024 के बाद आप कोई भी डीलिंग शेयर्स की डीमैट के अलावा फिजिकल में नहीं कर सकते, आपको करवाना ही पड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने ये सब चीज़ें तो बात कर ली कि पब्लिक में कैसा है, प्राइवेट में कैसा है, एप्लीकेबिलिटी किस पे है किस पे नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पे भी इन चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और जो फॉर्मेट अगर आप बोलेंगे सर पैस 7 का फॉर्मेट क्या है, पैस 8 का फॉर्मेट क्या है, अगर कोई प्रोफेशनल की हमें गाइडेंस चाहिए या लेटर चाहिए उनसे इस चीज़ के रिगार्डिंग में, तो वो क्या है, तो वो सब नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो आप वो सब जाके, मैंने लिंक में दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ मेंशन है, फॉर्मेट जितने भी हैं जनरली। फिर ये बात आता है कि सर हमें डीमेट कैसे करवाना है, क्या करना है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। उस पर कि आप कैसे डीमेट करते हैं, कितना खर्चा आपका ओवरऑल आ सकता है, कि पेड अप कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, कितने आईएसएन आपको लेने हैं, इक्विटी के केस में है या प्रेफरेंस के केस में भी है। तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं 3 या 4 दिन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग में अगर कोई भी डाउट हो कुछ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी पहले के मुकाबले बहुत मेरे पास मैसेज आने लगे हैं, तो मैं सबको थैंक्स करता हूँ कि आपको वीडियो इतनी सही लग रही है कि आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो मेरे को भी उस चीज़ से थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो आप ऐसी ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को बिल्कुल, ताकि मैं नई से नई आपको इन्फॉर्मेशन और इन टाइम आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।